हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन प्रोज में। फाइनली मैं आ गया हूँ हमारे पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 2 प्लान डेवलपमेंट के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया है। एक्चुअली आप लोग का रिवाइज सिलेबस है तो पहले पीपीटी बनाना पड़ता है, पूरी देख कर अच्छे से फिर आना पड़ता है। तो हमने सोचा यार पहले चैप्टरों की वीडियो बना दी जाए, उसके बाद इस पर जंप करते हैं। तो अभी लाइन से ही आने वाला है, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी के चैप्टर वाली वीडियो भी आने वाली है। उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी सीधा इसके साथ चालू करते हैं। प्लान डेवलपमेंट में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हमारे लिए है। साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर हम बोर्ड में चेंजेस की बात करें तो इसी चैप्टर में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे टॉपिक इसके कट गए। तो जो मैं आपको आज आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको बिल्कुल अच्छे से आप याद कीजिएगा, बिल्कुल समझिएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि भाई पॉलिटिकल साइंस में जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन सबको आप एक एक बार तो पढ़ ही लो। नए टॉपिक से कुछ ना कुछ आना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बोर्ड वालों ने अपना पीडीएफ दिया हुआ है तो पूरे उसी पीडीएफ से आपको आंसर लिखने हैं। तो मतलब आपको ना फालतू का कोई नाटक नहीं है कि बुक में 4-4 पेज दिए हुए हैं, एक एक पैरा के इतने से आपको दिए हुए हैं टॉपिक, उनको पढ़ोगे आपसे सब बन जाएगा। हमने न्यू टॉपिक्स की वीडियो डाली हुई है और नए बाकी जितने बच गए वो भी आने वाले हैं, तो उनको तो आप ज़रूर देखना। अभी बात कर लेते हैं इस पूरे हम चैप्टर के बारे में। इसमें एक नीति आयोग और एक एनडीसी हमारा ऐड हुआ था, बाकी कुछ हटा था। सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर 2 की करेंगे, फिर 4 की और फिर 6 की। इसमें आप थोड़ा याद करके भी अच्छे से वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं 6 मार्क्स वाले जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको 4 में भी देखने को मिल सकते हैं, 1 में भी देखने को मिल सकते हैं और 2 में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को पढ़ लेते हैं। अरे आपने वो तो कर लिया, चलो मैंने माना ठीक है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि अगर हम इस पीडीएफ पे 10 क्वेश्चन आपको डालते हैं तो एक्सप्लेन करते हुए हम उस 10 को 20 कर देते हैं। बीच बीच में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए बात के लिए, लेकिन अभी आप एक बार प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। इस पर मैं पर्टिकुलर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आपको आईएमपी की पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन की। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी। प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग और सेल्फ सफिशिएंसी में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया के अर्लियर उसमें पार्ट नहीं रहा, उस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो इसका आंसर है लिबरलाइजेशन। ये बहुत बाद में हमारे समय आया था, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इसको हमने नहीं इंक्लूड किया था। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि जब बाद में हम थोड़े से स्टेबल हो गए थे जब हमने लिबरलाइजेशन किया था। कॉमेंट में आप मुझे बताइएगा लिबरलाइजेशन कौन से ईयर में इंडिया में चालू हुआ था। इसके बाद सेकंड उसके हम बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से कांग्रेस के लीडर थे जिनका कहना था कि हमें जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन का काम है उसको हमें एग्रीगेरियन सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब मेनली एग्रीकल्चर को सेंटर में रख के सोचना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है? नीति आयोग। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ पीपीटी आप डाउनलोड करिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि हम लोगों को अब एक्सपीरियंस हो गया बोर्ड का, तो हम लोग को आइडिया रहता है यार बीच बीच से घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है ये। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ आता है कि एक आनंद एक सिटी है गुजरात में, वहाँ एक टाउन है, मतलब वहाँ पर बेस्ड एक कौन सा डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ था, तो एक अमूल नाम का हुआ था। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि अमूल एक छोटे से टाउन आनंद से गुजरात से चालू हुआ था, एक इंपॉर्टेंट याद याद। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चन की। 2 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि केरला प्लान बेस्ड एक जो हमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का दिया हुआ है बॉक्स, अगर आपको बुक में देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ बॉक्सेस ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केरला मॉडल का हमारे सामने आता है, तो मेनली पूछा गया है कि कैसे इसको बेस किया गया था डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के वे में, पूरा केरला मॉडल को मतलब एक प्रकार से हमें समझाना है। तो अगर हम बात करते हैं केरला मॉडल की, तो ये कि हमारा स्टेट ऑफ केरला ने अपने हिसाब से चालू किया था, जहाँ पर इन्हें मेन फोकस रखा था एजुकेशन पर, हेल्थ पर, लैंड रिफॉर्म पर और इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, और इन्हें अपने लोगों से बोला था कि आप अपनी पंचायत बनाओ, ब्लॉक बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना चालू करो। मतलब जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन्हें इसको और डिसेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब और छोटे लेवल पर पंचायत बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर काम किया जाएगा। क्योंकि इनका कहना था कि जो जैसे सपोज एक विलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, उस विलेज के जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो अगर वहाँ पर एक पंचायत फॉर्म कर दी जाएगी तो उन लोगों के एक अच्छे डिसीजन हो पाएंगे। ये इन्हें पूरे मॉडल पर बात करी थी। बहुत बार ये बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें तो। इसके बाद आता है कि मेन डिफरेंस क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकेंड 5 ईयर प्लान में।
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे हम क्या है पीपीटी में तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। उसमें ये दो टॉपिक बहुत बड़े आते हैं कि फर्स्ट ईयर प्लान और सेकंड ईयर प्लान। बोर्ड में बहुत कम डायरेक्टली एक बड़ा सा क्वेश्चन कोई इस पर आ जाता है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आखिरी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपको एक बार हमारी वीडियो से या फिर बुक से जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो अगर सबसे पहले अगर हम इनके मेन डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर मेन डिफरेंसेस, हमारा फर्स्ट ईयर प्लान जो था वो लैंड रिफॉर्म में मेन फोकस कर रहा था, जबकि जो हमारा सेकंड ईयर प्लान था उसका मेन क्या था, फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, एक अलग हो गया। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो एक का था लैंड रिफॉर्म और एक का था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका मेन फोकस था कि स्लो और स्टडी ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़कर हम अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाएं, जबकि सेकंड ईयर प्लान का सीधे क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर ओवरऑल ग्रोथ। उसका कहना था हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड में आ सकता है कौन से 5 ईयर प्लान में मेन फोकस किया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, तो आपको लिखना पड़ेगा सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं हम, ऐसा पूरा आ सकता है आपको। बाकी एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट में बताना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पीछे किसको बोला जाता है और सेकंड 5 ईयर प्लान के पीछे किसका नाम लिया जाता है। दो जनों के नाम आते हैं, आपकी बुक में शायद मेनली सेकंड वाले पर मेन फोकस किया गया, लेकिन आप मुझे दोनों बताना। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमें आना चाहिए। इसके बाद तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस साल, क्योंकि बाकी सब तो मेनली कट गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली लेके आए थे हमारे यहाँ जो फूड सप्लाई की प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए, और मेनली इसका काम था फर्टिलाइजर, इरिगेशन और हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं इनको डेवलप करना। ये दो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमारे सामने आते हैं। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड के ऑब्जेक्टिव बताइए, दोनों आएंगे आपका, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ जाएगा या व्हाइट रिवॉल्यूशन आ जाएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो मेनली इसका क्या था, एक नेशन वाइड एक मिल्क ग्रिड बनाने का काम करा था, मतलब कुल मिला के जितने भी मिल्क है उन लोग का एक कोऑपरेटिव बनाने का काम किया गया था। बीच से मिडिल मैन को हटाया गया था, डायरेक्ट कनेक्शन किया गया था। आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, पूरा ये किया गया था। तो मेनली अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो इसका एक ऑब्जेक्टिव यही था नेशनल मिल्क ग्रिड बनाना, जिसका इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया था। और बाकी अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ये मिल्क प्रोडक्शन हो गया, फिर रूरल इनकम्स को बढ़ाना हो गया, फिर फेयर प्राइजेस कंज्यूमर्स को मिले ये इनका हो गया था। इसका जितने भी पॉवर्टी में लोग थे उनको से बाहर निकालने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट बताइए, तो जैसा कि दिया हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, जो हमने पहले बात करी, ये 1970s में चालू हुआ था और मेनली इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हुआ था मिल्क प्रोडक्शन में। तो इसके इंपैक्ट की बात करें तो इसने पूरे इंडिया में एक नेशनल मिल्क ग्रिड फॉर्म कर दिया था, जिसमें ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज में इसके कंज्यूमर हुए थे। फिर सीजनल और रीजनल में जो प्राइजेस में वेरिएशन आते थे पहले, कि कभी अलग प्राइस में मिल रहा है कभी अलग प्राइस में, इन सबको इन्हें ठीक कर दिया था। फिर साथ ही इन्हें बोला था कि कमाई भी इन्हें करवाई थी मिल्क मैन वालों की, और साथ ही जो मिडिल मैन होते हैं उनको हटा दिया था, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से। ये इसका आता है। इसका था 4 मार्क्स क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो अभी ऐड हुआ है, इसके 4 ऑब्जेक्टिव बताइए। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, डिपेंड करता है ना। तो अगर हम यहाँ 4 आपको पॉइंट बता देते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा लॉन्ग आंसर हम लेकर आए ताकि आपके लॉन्ग आंसर में सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला आता है टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। अगर कोई प्लान बन रहा है तो वहाँ पर पूरे स्टेट्स का कोऑपरेशन करने में ध्यान देते हैं, उसके जितनी रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथिंग करने का काम करते हैं, और पूरे एक नेशनल सपोर्ट का इन लोग का काम रहता है। मतलब कोई भी अगर हम एक काम कर रहे हैं तो जितनी रिसोर्सेज है वो एक अच्छे से हमारे स्टेट पर लग सके। फिर कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने का इन लोग काम करते हैं, और इसके बाद बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट के लिए इन लोग पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। बेसिक इनका काम होता है पूरे इंडिया को लेकर चलना। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया एंड व्हेन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का तीसरा क्वेश्चन है ये, शायद ये दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया रिफर्स टू अ पीरियड व्हेन इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी। जब ये एक ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा इंडिया का फेज है जहां पर इंडिया के एग्रीकल्चर को पूरा हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, पूरा एक मॉडर्न वे में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, जैसे कि HYV सीड्स लेकर आए थे, ट्रैक्टर लेकर आए थे, इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए थे, पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, कुल मिला के पूरी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया था प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ाने के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? MS स्वामीनाथन जी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना भी जरूरी है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। साथ ही साथ 1960s में चालू हुआ था, और इसकी सक्सेस के बाद इंडिया बहुत ज्यादा फूड में सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया ने प्राप्त कर ली थी, मतलब इंडिया को इससे प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं।
इसके बाद 6 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आयरन और रिजर्व्स इन ओडिशा। ये हमारा चालू होता है चैप्टर्स पे, आता है पूरा पॉइंट। इसके मैंने पूरा इसी आंसर में डाल दिया है, इससे आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कि द आयरन और रिजर्व्स इन ओडिशा हैज बीन सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एक ऐसी जगह जहां पर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। ठीक है, सो द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन टू द अनप्रेसिडेंटेड डिमांड ऑफ द आयरन ओर। जब हमारी गवर्नमेंट को मिला कि यार आयरन ओर की अच्छी डिमांड हो रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील वर्कर्स के साथ, मेकर्स के साथ। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक सिंपल अग्रीमेंट होता है कि उसके बाद उनको वहां पर काम करने की इजाजत दी जाती है और गवर्नमेंट और उनके बीच कुछ कुछ अग्रीमेंट हो जाते हैं कि क्या शेयर मिलेगा, कैसे क्या काम करना है, पूरा ये हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है। तो ये इन लोगों ने साइन किया, गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट दिख रहा था। इसका गवर्नमेंट ने बोला कि जब हम ये करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। भाई कोई भी कंपनी आके अगर इंडिया में कोई काम करेगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लोग चाहिए काम करने के लिए, तो ये फायदा होगा। अब की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते, क्या कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जहां पर भी हमारी आयरन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा थी, वो इंडिया का एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया था, जहां पर मेनली ट्राइबल लोग रहा करते थे। तो ट्राइबल लोगों का कहना था कि यार अगर यहाँ पर इन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो इन लोग आवाज उठा रहे थे। गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, इससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है ऑल ओवर इंडिया को। इसका जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनका कहना था कि माइनिंग और इंडस्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबका अपना समस्या है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबके लिए क्या डेवलपमेंट की डेफिनेशन एक होती है कि अलग होती है? तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो आंसर में कि सबके लिए अलग होती है, क्योंकि किसी के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है तो किसी के लिए वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो उसका लॉस है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि अब ट्राइबल पीपल कौन सा था, उनके लिए लॉस हो गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए प्रॉफिट हो गया। जब हम डैम्स खोलते हैं तो वहां जो लोग रहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनके वहां जितना भी काम धंधा सब बंद हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए डैम का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, इंडस्ट्री वालों को हेल्प होने लगता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन ही आ सकता है। ठीक है, इसके बाद What were the major differences in the approach towards development at the time of independence? Has the debate been resolved? अब भाई जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो क्या अप्रोच इंडिया डेवलपमेंट की लेके आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी छोटे छोटे भी आ सकते हैं, बड़े बड़े भी आ सकते हैं। इसमें यह है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। या तो इंडिया यूएसए यूके जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना ले, या फिर यूएसएसआर जैसे अपना सोवियत सोशलिस्ट सिस्टम को अपना ले। ठीक है, दो आते हैं, हमने कोल्ड वॉर में ये पढ़ा था। अब इसके बाद सबकी बात चली थी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यूएसएसआर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनका कहना था कि सोशलिस्ट मॉडल सबसे अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनका कहना था गरीबों को मदद मिलेगी, एक वेलफेयर स्टेट हम बन जाएंगे, वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों का कहना था नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, हमें अगर सबको उठाना है तो हमें एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फॉर्म करना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि यार दोनों में से बेस्ट कौन सी है। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना बहुत अच्छा दिमाग यूज़ किया और दोनों को मिक्स करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ली। तो अगर आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सा मॉडल अपनाता है, तो इंडिया मिक्स्ड मॉडल अपनाता है, जहाँ पर कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट है दोनों के पॉजिटिव चीज़ों को जोड़कर एक बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल थे और वो ऑप्शन कहाँ कहाँ के थे, तो आप ये भी बता सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है असेस द आउटकम्स ऑफ द अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। अब आप बताइए इंडिया के अर्ली फेज में डेवलपमेंट कैसा था। तो यहाँ पर हम अचीवमेंट्स भी लेकर आए हैं, लिमिटेशन भी लेकर आए। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि अचीवमेंट बताओ, लिमिटेशन बताओ, या दोनों बताओ। तो अगर अचीवमेंट की शॉर्ट में हम बात करते हैं तो इस समय जब इंडिया का अर्ली फेज था वहां पर इंडिया ने एक फाउंडेशन बनाया। इंडिया ने बड़े बड़े डैम खोले, जैसे भाखरा नंगल हो गया, हीराकुद हो गया, इरिगेशन फैक्ट इससे बहुत अच्छा हमारे यहाँ हो गया था। फिर वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे जो एक डेवलपमेंट का हो रहा था, ये बहुत सारी फैक्ट्री खुल रही थी, इंडस्ट्रीज खुल रही थी, हमारे पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। तो कुल मिलाकर हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ फाउंडेशन आ गया था। मेनली उस समय गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा काम था, हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खोल रही थी, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया। तो पर इसने ना एक काम क्या किया, एक फाउंडेशन बना दिया। अगर किसी भी चीज को आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको पहले एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है, तो इसने किया। अब लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन के पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाउंडेशन क्यों जरूरी है, ये भी आपको एक लिखना पड़ेगा कि अगर फाउंडेशन ना होता तो आज की डेट में हम डेवलप ना होते। अगर लिमिटेशन की अगर बात करते तो ये है कि लैंड रिफॉर्म ने अच्छे से काम नहीं किया, हर जगह लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाए थे। तो जो पहले से पावर में थे लैंड ओनिंग क्लासेस, उन्हीं के पास पावर रही। इसका दिया हुआ कि इंडिया के जो मेन गोल थे
वो गोल तो बहुत अच्छे थे लेकिन उतने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ फिर एक और नेगेटिव ये हुआ था कि जो अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ, जैसे लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हुआ, कुछ ही लोग पावर में रहे, तो अनइक्वल डेवलपमेंट की वजह से जो कुछ लोगों को फायदा हुआ उन लोगों ने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई थी। इसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको कहा था हम दोनों बात करेंगे, तो अब दोनों की बात कर लेते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का इतना ज्यादा कभी नहीं आता जितना ग्रीन रिवॉल्यूशन का आता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की एक और चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने बार बार बोला उसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना, क्योंकि वो क्या है उसमें बहुत नाम आएंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत सारे नाम आएंगे। तो ऐसा आता है जैसे वर्गीस कुरियन का नाम आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा हमारी वीडियो से या अपनी बुक से पढ़िए, छोटी मोटी डिटेल आपको होनी चाहिए। अभी के लिए चलो बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत सारे लोग सर्च नहीं करोगे। वर्गीस कुरियन इंडिया के, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, वर्गीस कुरियन को। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। अगर हम इसकी बात करें तो इसने इंडिया का प्रोडक्शन एकदम बढ़ा दिया था, 2.5 टाइम्स वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था 1960s और 2010 में, ठीक है, इसके बीच में, मतलब 1960 और 2010 के बीच में। इसके बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी हम बचा पाए थे, क्योंकि एकदम से हमारे यहाँ इंक्रीज हो गया था फूड क्रॉप्स का, तो भाई लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत फ़ायदा हो रहा था हमें। उसके बाद हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमी एकदम से ग्रोथ पकड़ ली थी, बेचारे पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, उनका हुआ। इसके बाद हम लोगों ने फूड के ग्रेन का इंपोर्ट कम कर दिया था, क्योंकि हमारे पास अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गया था। अब नेगेटिव साइड की बात करें, ज़्यादा नेगेटिव साइड बुक में नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ज़्यादा फर्टिलाइजर के यूज़ करने की वजह से सॉइल में प्रॉब्लम आने लगी थी, तो इसके वजह से क्या होता है न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं सॉइल के, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो ये मोनोक्रॉपिंग हो रही थी, इससे सॉइल की क्वालिटी एकदम गिरा दी थी। ये मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, आप लोग को कभी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा आपको बताने डाल दिया। मोनोक्रॉपिंग मतलब जब हम साल बार साल एक ही एक क्रॉप उगाते जाते हैं, जैसे वीट उगा रहे हैं तो वीटी वीट उगाए जा रहे हैं। आपने पुराने साइंस में पढ़ा होगा कि हमें हमेशा क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्रॉप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई सॉइल को कुछ प्रोवाइड कर देता है तो कोई कुछ ले लेता है, तो एक अच्छी साइकिल चलना जरूरी होता है। इसका सॉइल कंपैक्शन, जब हैवी मशीन यूज होती है तो सॉइल प्रेस होती है, अंदर की एयर चली जाती है, सब साइंस के टर्म है, ये आपको सब याद करना है। सॉइल कंपैक्शन होता है, मोनोक्रॉपिंग होता है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ एक और मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि पुअर लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से। मेनली एक मिडिल क्लास भी फॉर्म हो रही थी, रिच लोगों को बड़ा फायदा हो रहा था, जो वो अपने पुअर लोग हैं उनको कोई इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो एक और ये हमारे सामने नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। तो ये कुछ ऐसे इंपैक्ट है जो आपसे बनना चाहिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं यार कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल करना है। आप हमारी वीडियो देख लो, ये सारी। एक एनडीसी, एक नीति आयोग, ये अभी अभी ऐड हुए हैं, आपसे आना चाहिए। फिर फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान आपसे आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछे थे, आपको पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस कौन है। मैं एक नाम बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देखो, तो नहीं तो आप स्किप कर दोगे, फिर आपका लॉस हो सकता है। इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, तो ये सब आप बुक से पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नए वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।